हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम योद्धा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैप की जो क्लास है वो रेगुलर होगी और सबसे पहले मैप ही ख़त्म होगा। तो मैप का जो आज से जो है वो क्लास स्टार्ट हो गया है। ये फर्स्ट क्लास है और ये इसे बेसिक क्लास ही लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें जो है पूरी बेसिक नॉलेज है वो आपको बता दिया है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए क्लास को ही स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले देखिए मैप क्या होता है, मैप आपको पढ़ना है। मैप आप किस तरह से मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैप के बारे में जानिए कि मैप थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला जो मैप होता है वो होता है पॉलिटिकल मैप, जो कि देखिए ये जो है वो पॉलिटिकल मैप है। मैंने इसीलिए फिगर भी लेकर के आया हूँ सभी का। देखिए ये पॉलिटिकल मैप है। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, बस ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसका जो बाउंड्री है वो दिखाया जाता है। ये हो गया पॉलिटिकल मैप। उसके बाद देखिए ये है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए गधों के लिए पॉलिटिकल मैप और विद्वानों के लिए फिजिकल मैप ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखिए फिजिकल मैप में क्या होता है कि फिजिकल मैप में आपको दर्शाया जाता है कि अगर पहाड़ी है तो उसको जो है ब्राउन कलर से दर्शाया जाता है। अगर मैदान जो है वो प्लेन है यानी समतल है तो उसे जो है ग्रीन कलर से दर्शाया जाता है। अगर जो है रिवर है या कोई ओशियन है तो उसको जो है ब्लू कलर से दर्शाया जाता है पानी को। तो देखिए कहीं कहीं आपको ब्राउन जो है वो ज़्यादा तेज़ मिलेगा और कहीं कहीं कम मिलेगा। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब क्या है, पहाड़ी इलाका है। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, ये सब में ये वाला भाग जितना भी आप देख रहे हैं सारा जो है ये पहाड़ी भाग है। तो यहाँ पर आपको एक ब्राउन मिलेगा और एक जो है वो पूरा डार्क ब्राउन मिलेगा। देखिए डार्क ब्राउन का मतलब है कि वहाँ पर ज़्यादा ही कुछ ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और थोड़ा ब्राउन है मतलब कि हाँ मतलब पहाड़ियाँ हैं लेकिन उतनी ऊंची नहीं है। ये जो फिजिकल मैप है इसका यूज जो होता है वो पायलट लोग जो हमारे होते हैं वो यूज करते हैं प्लेन चलाने के समय, क्योंकि वो थोड़े ना फिजिकल मैप देख करके चलाएंगे कि हाँ उड़ीसा में है चलो बिहार चलते हैं, तो उसके लिए फिजिकल मैप का यूज़ करेंगे। वो लोग जो है वो पॉलिटिकल मैप को ही देख करके चलते हैं। उसके बाद जो तीसरा मैप है वो आपका थिएटिकल मैप है। तो देखिए मैप बेसिकली मैंने बताया कि आपको तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल मैप जो ये वाला आप देख रहे हैं, उसके बाद फिजिकल मैप, उसके बाद आपको थिएटिकल मैप पढ़ना है। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है मैं आपको ग्लोब बताऊंगा। तो सबसे पहले फिजिकल मैप ही पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक नॉलेज के लिए फिजिकल मैप काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर एक बार आपको आइडिया लग गया ना कि हाँ लद्दाख जो है वो ऊपर है और जो केरला जो है वो नीचे है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट अगर आपको जब पता चल जाएगा तो उसके बाद जो है वो फिजिकल मैप पढ़ना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल मैप ही स्टार्ट होगा आप सभी के लिए। और देखिए एग्जाम योद्धा चैनल पर मैंने बोला था कि मैं आपको पूरा मैप क्लास करवा दूंगा, और वो भी कुछ से मतलब कि कुछ ही दिनों में, मतलब समझिए कि आपको 20 से 25 दिनों के बीच में पूरा मैप मैं ख़त्म कर दूंगा। अगर आप ऐसे बेसिकली आप मैप की कोई क्लास कीजिएगा तो कम से कम तो मिनिमम जो है वो 2 मंथ्स या 3 मंथ्स तो लग ही जाते हैं। लेकिन मैं जो है आपको पूरी अच्छी तरीके से जो है वो समझा दूंगा सिर्फ 20 से 25 दिनों के बीच में, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो कमेंट बॉक्स तो खाली है ही, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कोई भी एग्जाम चाहिएगा तो। देखिए पॉलिटिकल मैप के लिए मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल मैप सबसे पहले स्टार्ट होगा आप लोगों का। तो देखिए पॉलिटिकल मैप समझने के लिए क्या आपको ज़रूरी है, एक बेसिक नॉलेज वर्ल्ड की कि पृथ्वी जो है वो किस तरह टाइप की है और कहाँ कहाँ पर क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो है वो महाद्वीप, आप कहीं भी जाइएगा तो महाद्वीप ही पढ़ाया जाता है सबसे पहले। तो देखिए महाद्वीप के बारे में नॉलेज होना आपको काफ़ी जरूरी होता है। तो देखिए सबसे पहला जो महाद्वीप है वो होता है एशिया महाद्वीप, जो कि यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है, मैंने किया। उसके बाद आपको यहाँ पे है अफ्रीका मिल जाएगा, यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे आपको मिल जाएगा दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूरोप मिल जाएगा। नंबर 5 पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्कटिक मिल जाएगा। और उसके बाद जो आपको ओसेनिया मिल जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली 7 महाद्वीप होते हैं और सातों के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए मेरे साथ बोलिए आप। पहला एशिया, उसके ऊपर कौन सा यूरोप, उसके यहाँ पर अफ्रीका नंबर, सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका नंबर 3, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऊपर यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका जो हो गया वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को ओसेनिया मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ये नंबर 7 पे कौन सा नाम बोल रहा हूँ, ओसेनिया आप लोगों ने तो कभी सुना ही नहीं होगा। तो देखिए दोस्त, अगर आप खलासी ड्राइवर का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको यहाँ पर इसी ओसेनिया को आप ऑस्ट्रेलिया लिख करके आइएगा। अगर आप देने जाइएगा स्टेट पीसीएस या कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम या कोई अपर लेवल का जब एग्जाम देने जाइएगा तो उसको जो आप ओसेनिया, वहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया कुछ है नहीं यार, यहाँ पे एक प्लेस है ऑस्ट्रेलिया, उसी को लोग जो है आप लोग बोल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, वहाँ पर 4 प्लेस है, माइक्रोनेशिया, मोलिनेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। और जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ का फेमस जगह इसलिए उसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं लोग। तो देखिए आपके लिए दोनों टाइप्स है। अगर आप ड्राइवर क्लास का एग्जाम दीजिएगा तो आप ऑस्ट्रेलिया लिख करके आइएगा, अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पे आपको ओसेनिया लिख करके आइएगा। ये तो हो गया आपको महाद्वीप के बारे में मैंने बता दिया कि एक नंबर पे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका नंबर 4, उसके बाद अंटार्कटिक, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूरोप ऊपर, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको ओसेनिया। उसके बाद देखिए आप लोगों को जब महाद्वीप खत्म मैंने बताया उसके बाद आप जो है महासागर बताने की बारी है। तो देखिए महासागर क्या है, महासागर बेसिकली चार चार ही हैं।
तो पहला महासागर है ये प्रशांत महासागर, और इसके बाद जो दूसरा है वो है आपको अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को जो है अंध महासागर भी बोला जाता है। उसका नंबर 3 पे है यहाँ पे हिंद महासागर। हिंद महासागर को आधा महासागर बोला जाता है, अर्ध महासागर। देखिए उसको बोलने का क्या है कि आप समझिए कि उसे क्यों बोला जाता है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है अर्ध महासागर जो है वो हिंद महासागर वो आधा ही है, इसलिए अर्ध महासागर देख इसे बोला जाता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आर्कटिक मिल जाएगा, अंटार्कटिक महासागर जो है इसे बोलते हैं, वो हो गया। उसके बाद ये भी प्रशांत महासागर है, इसको उत्तरी प्रशांत महासागर, इसको दक्षिणी प्रशांत महासागर बोलते हैं। देखिए आप बस उसे प्रशांत महासागर ही याद करके रखिएगा, उसको छोड़ दीजिए, आप बस इसे ही याद करके जाइएगा, इसको जाने दीजिए। यहाँ पर ये प्रशांत महासागर हो गया आप लोगों का, ये नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे आपको हो गया अटलांटिक महासागर, उसके बाद हो गया यहाँ पे हिंद महासागर, और यहाँ पे हो गया आपका आर्कटिक अंटार्कटिक महासागर। ये 4 ही महासागर होता है। और देखिए एक जो कुछ लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, ये अंटार्कटिक महासागर के बीच में ही एक दक्षिणी चीन महासागर होता है। तो देखिए दक्षिणी चीन महासागर कोई महासागर नहीं यार, इसी को सब जो है बीच से तोड़ दिया है। ये चाइना वाला के, चाइना को तो आप लोग मतलब कि समझते ही होंगे, वाकिफ़ ही होंगे चाइना से। चाइना तो कुछ भी बोल देता है। अब चाइना के बारे में आपको क्या बताएं, आप लोग अगर करंट से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता ही होगा कि चाइना जो है भूटान का एक जगह है यांगत्सेक, तो वो जो है चाइना बोल रहा है कि वो मेरा है। अब बताओ भाई कि भूटान जो है यहाँ पर है इंडिया का, और अब तुम बोल रहे हो कि यहाँ से, यानी कि यहाँ पर तिब्बत है, यानी यहाँ से तुम नीचे आकर के बोल रहे हो कि ये तुम्हारा हिस्सा है। मतलब हद है यार। कुछ भी चाइना के बारे में तो आप लोग सोचिए ही मत, वो कुछ भी बोल जाएगा। देखिए मेरा तो क्या मानना है कि अगर चाइना बोल रहा है कि ये दक्षिणी चीन महासागर इसका है ना, तो भारत को बोल देना चाहिए कि ये जो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो मेरा है, ओसेनिया पूरा। तब दक्षिणी चीन महासागर, अब वर्ल्ड वहाँ पे तो पूरे विश्व में जब ये बात पता चलेगी तो भारत से लोग पूछेंगे कि आप बताइए यार, कि बताओ यार मतलब कि तुम्हारा ओशिनिया कैसे है। तो हम बोलेंगे कि ओशिनिया मेरा जो है यहाँ पर से सामने जो पड़ रहा है इसलिए ओशिनिया मेरा है। तो लोग बोलेंगे ये क्या बात हुई, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कि ओशिनिया तुम्हारा हो सकता है सामने है। तो हम लोग बोलेंगे कि तो ठीक है, तो ये बताइए कि दक्षिणी चीन सागर कैसे हो सकता है चाइना का। देखिए दक्षिणी चीन सागर मतलब चाइना बलजोड़ी कर लिया है पूरी तरह से, पूर्णतः मतलब अधिकार उस पर इसी तरह से वो करता है। चाइना हर कंट्री के साथ यही करता है, मतलब कुछ भी चाइना पाकिस्तान का भरोसा आप ना ही करें तो समझिए कि ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा। चाइना तो है ही, मतलब क्या बताएं, आप लोगों को पता ही होगा आप लोगों को। चलिए देखिए उसके बाद जो है मैंने जो डिफ़िकल्टीज फेस की वो आप डिफ़िकल्टीज कभी ना फेस करें, इसलिए मैंने पहले से ही जो है वो सोच रखा है कि किस तरह से मुझे पढ़ाना है और किस तरह से कोर्स को है फिनिश करना है, किस तरह से अच्छी तरीके से समझा देना है कि एग्जाम योद्धा से जब आप पढ़ करके जाएँ तो आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन समझ लो यार, क्योंकि डायरेक्शन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंस है मेरे ख्याल से मैप के लिए। देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, सबको पता ही होगा बेसिकली। और देखो नॉर्थ साउथ हो गया, उसके बाद वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट ईस्ट में तुम लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसको वेस्ट बोले, यहाँ पे बोले वेस्ट, कि यहाँ पे बोले वेस्ट, काफ़ी मुझे भी होता था। तो देखिए एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। वेस्ट बंगाल याद कर लीजिएगा। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, पहले डब्ल्यू आता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ही ईस्ट ई आता है। वेस्ट बंगाल में WEAST होता है ना, डब्ल्यू के बाद ही तो ई आता है। तो बस नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इसी तरीके से हमेशा जब वेस्ट और ईस्ट का निर्धारण करो ना तो मन में वेस्ट बंगाल रखो। मैंने अभी भी उसी तरीके से किया, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो ये हो गया आप लोगों का डायरेक्शन। डायरेक्शन तो बेसिकली 4 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्शन जो है आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समझना होगा, क्योंकि अब आप बच्चे लेवल के तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा समझना ही पड़ेगा ये हर एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक बीच से जो होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ऊपर वाला को पहले लेते हैं नॉर्थ, उसके बाद यहाँ पे ईस्ट, तो इसीलिए हो गया ये नॉर्थ ईस्ट। इधर से तो क्या हो जाएगा, जब इधर से नॉर्थ हो जाएगा ऊपर वाला और यहाँ से ईस्ट हो जाएगा तो इसे मिला करके नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ यहाँ पे और यहाँ पे वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब आप ही बताइए ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से साउथ, यहाँ से वेस्ट, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से साउथ और यहाँ से ईस्ट, तो हो जाएगा ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ये ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ वेस्ट ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये चलिए ये तो इतना तक समझ में आ गया। चलिए अब बताते हैं आपको पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए पृथ्वी के बारे में क्या आपको जानना है कि पृथ्वी जो होता है बीचों बीच एक रेखा गुजरती है अर्थ के। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 6-7 में ही पढ़ा होगा, लेकिन अब 6-7 की बातें किसी को याद नहीं रहती, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख करके, मैंने तो ये टाइप नहीं किया, मैंने टाइप करवा लिया था एक्चुअली। मेरे पास थोड़ा सा समय का जो है वो काफ़ी जो है प्रॉब्लम होता है, तो मैंने एक टाइप करवा लिया था एक दोस्त से। तो ये देखिए ये जो होता है आपका उत्तरी गोलार्ध। सबसे पहले देखिए ये हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों से एक मान लीजिए कि कोई काल्पनिक रेखा, यार ये मान लेना है बस। और जब मान लोगे तो क्या हो गया, ये मध्य बोलते हैं, बीच को मध्य बोल सकते हो, पृथ्वी को भू बोल सकते हैं, तो इसको बोलते थे हम लोग भूमध्य रेखा। देखो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। भू मतलब पृथ्वी और मध्य मतलब बीच में, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इक्वेटर है।
और देखिए आप तो यहाँ पे अब 7 8 वाली तो बात रही नहीं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल के, तो आपको भूगोल की तरह याद करना होगा क्योंकि आप भूगोल पर है। तो देखिए इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा, एक काल्पनिक रेखा है। अब देखिए अब पृथ्वी जो है वो 2 भागों में कट गया आप लोगों का, ये वाला पृथ्वी है ये कट गया आपका, हो गया भूमध्य रेखा जिसे आप विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ऊपर जो हो गया वो आधा हो गया और नीचे भी आधा हो गया, और इसीलिए इसको बोलते हैं गोलार्ध, यानी कि एक गोला है और इसी का अर्ध भाग इसको बोलते हैं गोलार्ध। गोला और अर्ध मतलब अर्धभाग, और इसी को बोलते हैं गोलार्ध, दोनों गोलार्ध हो गया। अब ये ऊपर और ये नीचे, तो कौन सा मैंने डायरेक्शन आपको बताया था कि ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ, तो ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हो गया, और ये वाला आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हो गया। अब देखिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि नॉर्थ गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब देखिए क्या होता है, सूर्य जो होता है वो कहाँ रहता है। देखिए सूर्य जो होता है वो बीच में रहता है, यानी कि विषुवत रेखा के बीच में रहता है। यहाँ पे जो ये विषुवत रेखा है आप लोगों को मैंने बताया, जिसे भूमध्य रेखा आप लोग, ये जो है वो बीच में रहता है, सूर्य तो इधर ही रहता है। तो सूर्य क्या होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गर्म क्षेत्र। और देखिए आप लोग एक बेसिक फंडा हमको बताइए सबसे पहले मुझे, कि अगर ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल है और ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेसिकली आप यही बोलिएगा कि ये 50 डिग्री का हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए पृथ्वी क्या है कि यहाँ पर पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री हुई, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो उसके बाद 23.5 में से जब आप घटाइएगा तो और कितना बचेगा, 23.5 को अगर आप घटाइएगा तो आपको बचेगा ये 6 मतलब कि 66.5 बच जाएगा। तो वो जो है पृथ्वी जो है यहाँ पे हो जाएगा 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको 66.5 डिग्री देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सूर्य है इसको क्या कहते हैं, सूर्य जब यहाँ पे सूर्य क्या होता है बेसिकली देखिए, ये हो गया आप लोगों का 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, और इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, और नीचे वाले 23.5 को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मकर रेखा। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा और ये हो गया आपका मकर रेखा। और सूर्य क्या होता है, सूर्य कुछ नहीं होता है यार, सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही जाता आता रहता है। मतलब यहाँ से सूर्य जो है उसके बाद जो होता है सूर्य की जो रोशनी होती है वो तिरछी पड़ने लगती है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा ठंडी पड़ जाती है। उसके बाद यहाँ से भी थोड़ी सी ठंडी तिरछी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक पड़ती है ना, सूर्य जो अप डाउन करता है ना यहाँ से, तो वो जो है मतलब कि एकदम स्ट्रेट करता है। तो देखो यहाँ पर आपको पता चल गया कि सूर्य जो है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है अप डाउन एंड डाउन करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सूर्य भी बना रखा है। ये देखिए सूर्य अप डाउन यहीं पर तीनों जो है करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सूर्य कर्क रेखा मकर रेखा के बीच है, मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर चला गया, तो सबसे पहले देखिए इसे सूर्य जो है वो बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ तो गर्म ही होगा ना जब सूर्य रहेगा, तो गर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं। उष्ण, उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म, और इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और देखिए यहाँ पर सूर्य होगा और यहाँ पे सूर्य होगा, दो तरह से सूर्य हो सकता है। देखिए कभी सूर्य अगर यहाँ पर चला गया यहाँ से, तो यहाँ पर तो मतलब कि ठंडी पड़ जाएगी यार। और जब सूर्य यहाँ से अगर मान लिए कि यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तो ठंडी पड़ने लगेगी। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर जब ठंडी पड़ने लगी तो यहाँ पे शीत हो जाएगा, या अगर सूर्य यहाँ चला गया तो यहाँ पर शीत हो जाएगा, और अगर सूर्य यहाँ आ गया तो वहाँ पे शीत हो जाएगा, यानी कि दोनों ओर शीत तो होगा एक न एक बार। तो आप ही बताइए, यहाँ पे जब सूर्य आ जाएगा तो यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, यहाँ से सूर्य इधर आ जाएगा तो अगर सूर्य यही अगर सूर्य वहाँ पर चला जाएगा तो ऊपर की ओर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पे ठंडा, और यहाँ पे आ गया तो वहाँ पे ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए शीत तो होगा ही। उसी के साथ जो है अगर यहीं पर अगर सूर्य है तो यहाँ पर गर्मी भी होगा, और यहाँ पर अगर सूर्य आएगा तो इस साइड गर्मी होगा उस साइड ठंडा होगा, तो उष्ण भी है। इसीलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और इसको भी बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो ये हो गया आपको 23.5 डिग्री वाली रेखा है और 66 डिग्री वाली कर्क रेखा के बीच जो होती है वो शीतोष्ण होता है, और यहाँ पर भी शीतोष्ण होता है, और इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध जो कि गर्म क्षेत्र होता है। उसके बाद देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये इसे बोलते हैं आकृतिक, और इसको बोलते हैं नीचे वाले को बोलते हैं अंटाकृतिक। मैंने यहाँ पर टाइप करवा कर मंगवा लिया था। देखिए ये हो गया आकृतिक, थोड़ी सी हैंड राइटिंग जो है वो थोड़ी सी क्लियर नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम लिंक पर, आप मतलब कि चैनल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो आपको मतलब कि पूरा ठंडा ही मिलेगा ये वाला भाग, तो आपको ये वाला जो भाग है काफ़ी मतलब ठंडा ही मिलेगा। तो ये वाला इसी को बोलते हैं शीत, ये शीत हो गया, और यहाँ पर भी हो गया शीत, ये दोनों तो एकदम ठंडा हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो सूर्य की किरण वैसे भी नहीं जाती है, तो उसको बोलते हैं शीत कटिबंध, और इसको बोलते हैं शीत। यानी कि बीच वाले को क्या बोलते हैं, देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये हो गया पृथ्वी, ये पृथ्वी के बीच से एक रेखा चली गई काल्पनिक जिसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा को बोलते हैं इसको विषुवत रेखा। ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पे हो गया आपको दक्षिणी गोलार्ध नॉर्थ गोलार्ध, और ये हो गया साउथ गोलार्ध। और इसी के बीच में एक 23.5 डिग्री का जो है पृथ्वी जो है वो यहाँ पर है, वो है 23.5 डिग्री का, इसको बोलते हैं मकर रेखा,
और ये कर्क रेखा, सॉरी, ऊपर वाले को कर्क रेखा और नीचे वाले को ये वाला जो हो गया वो बोलते हैं मकर रेखा। अब बोले वो कि सर आप तिरछा ही क्यों बना रहे हैं, मतलब कि तो देखो भाई, पृथ्वी जो है वो पूर्णतः थोड़ी सी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, इसीलिए यहाँ पर जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ बना रहा है। उसके ऊपर जो है 23.5 डिग्री के ऊपर जो है वो अगर पूर्णतः खड़ी होती तो कितनी हो जाती, 90 डिग्री होती उसकी, इसीलिए यहाँ पर जो बचा पृथ्वी इतना झुका है उसके ऊपर जो है वो 60 मतलब कि 66.5 डिग्री हो गया और यहाँ पे भी 66.5 डिग्री हो गया। तो ये आपको पता हो गया कि ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा और 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री इधर, इसको बोलते हैं आक्रांतिक और यहाँ पे बोलते हैं अंटाक्रांतिक, ये हो गया। तो देखिए ये इतना तक तो आपको समझ में आ गया, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से आपको ये वाली बात तो अच्छी समझ लिया होगा, आप लोगों ने पकड़ लिया होगा। तो उसके बाद देखिए ये वाला आपको भाग जो है वो दिख रहा होगा कि ये शीत हो गया, ये शीत कटिबंध हो गया और ये भी हो गया आपका शीत कटिबंध, क्योंकि शीतोष्ण तो ये हो गया कि यहाँ पे गर्मी और ठंडा दोनों हो गया, यहाँ पे भी गर्मी और ठंडा दोनों होगा, तो ये हो गया शीतोष्ण और ये हो गया आपका शीतोष्ण। देखिए एक बार क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन है, यूपीएससी एक बार पूछ लिया था, यूपीएससी मतलब एकदम डीपली क्वेश्चन पूछी थी, यूपीएससी ने एक बार पूछ दिया कि सबसे ठंडा भाग क्या होता है, और ऑप्शन में क्या दे दिया कि ऑप्शन में दे दिया आपको कि शीत दिया ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में दे दिया आपको शीत दिया ही नहीं ऑप्शन में, इसको तो एकदम दिया ही नहीं। ऑप्शन में दे दिया क्या कि टुंड्रा, सॉरी ऑप्शन में यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ऑप्शन में ये दे दिया, लिख दिया यहाँ पर ये टुंड्रा और टैगा। अब बताइए कि आप लोग मतलब कि पढ़ के तो गया स्टूडेंट यहाँ से शीत कटिबंध और वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल गया टुंड्रा टैगा, स्टूडेंट का मतलब बताइए कि माथा पूरा एकदम जो है वो चक्कर खाने लगा कि ये कौन सा ऑप्शन आ गया यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, किसी ने पढ़ाया ही नहीं था। तो देखिए जो सबसे निचला भाग होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग टैगा, और ऊपर जो होता है जैसे कि ये पृथ्वी अगर हो गया तो इसका जो शीत, जो मैंने नीचे वाला शीतोष्ण तो ये हो गया शीत वाला शीतोष्ण, और ये जो नीचे वाला सबसे नीचे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, शीत जो कटिबंध होता है जिससे सबसे ठंडा बोलते हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती है तिरछी जाती है नहीं अच्छी तरीके से, इसको जो ऊपर वाला भाग बोलते हैं टुंड्रा और नीचे वाले को बोलते हैं टैगा। और पूछ दिया कि सबसे ठंडा कहाँ पड़ेगा, तो आप ही बताइए सबसे ठंडा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा या उसके नीचे, अगर ये पृथ्वी है, ये टुंड्रा है और ये टैगा है, ये नीचे वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ जो सिर्फ शीत कटिबंध है, तो बताइए कहाँ पर ठंडा पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ेगा या यहाँ पे। और मतलब कि आपको भी पता है ऑब्वियसली कि यहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ेगा नंबर 2 पे टैगा पे। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछ दिया था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और देखिए ये जो उष्ण कटिबंध है, ये जो होता है एक अफ्रीका का जो कंट्री है कांगो, कांगो जो है अभी थोड़ा सा चर्चा में आ गया है। कांगो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर आप लोग करेंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस भी करते होंगे तो कांगो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी मतलब कि क्या बताएं, कल ही की न्यूज़ है कि एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जीन जैक्स मुकम्बे टेम्फम, तो उन्होंने क्या बोला कि जीन जैम्स मुएम्बे टेम्फम जो थे उन्होंने ये बताया दुनिया को कि एक जो है कंट्री जो है वो अभी तो कोरोना से हम लोग खुद पीड़ित हैं पूरी तरीके से, और कोरोना का जो है ये आप लोगों को भी पता होगा कि कोविन ऐप है उस पर जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि कोरोना तक तो ठीक है, उससे भी खतरनाक बीमारी एक आ रही है जिसका नाम है डाइजेज एक्स। डाइजेज एक्स क्या है, डाइजेज एक्स आप लोगों ने ईबोला का नाम तो सुना ही होगा, ईबोला का, जो कि अफ्रीका के कांगो प्रजातांत्रिक जो एक देश है वहाँ से ही निकला था, और वहीं से ये जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ जिस रोग की डाइजेज एक्स वो भी निकलने वाला है। तो आप लोग सोचते होंगे कि कांगो से ही क्यों निकलते हैं वहाँ पर। तो देखिए कांगो में क्या है, अफ्रीका में बेसिकली क्या है कि वहाँ पे गरीबी इतनी है कि वहाँ पे मतलब, और गंदगी, गरीबी और गंदगी की तो भरमार है अफ्रीका में, आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए जो है वहाँ पर काफ़ी मतलब कि रोग जो होता है वो सारे जो है वहीं से निकलते हैं। तो ये जो होता है रोग जो है वो किस तरह से हो जाएगा, मतलब कि एक वहाँ पे एक बीमारी होती है जिसका नाम है हेमोरोजिक फीवर। हेमोरेजिक फीवर क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का जो खून होता है, खून का क्या काम होता है, खून कौन ले जाता है, धमनी और सीरा लेकर के जाता होगा, शुद्ध रक्त को धमनी और अशुद्ध रक्त को सीरा लेकर के चला जाता है। तो उसी प्रकार ईबोला है, तो एक हेमोरेजिक फीवर है कांगो प्रजातांत्रिक जो कि भूमध्य रेखा जो गुजरती है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपको भी पता हो जाए, तो थोड़ा सा करंट को भी मैं जोड़कर ही चलूँगा। तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य जो कंट्री है
वहाँ से क्या है कि पूरा रोग जो है वो सारा वहीं से निकलता है। वहाँ पे एक हेमोरेजिक फीवर है। तो आप लोग ये जो है एक थोड़ा-सा नोट कर लीजिएगा। हेमोरेजिक फीवर मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर मतलब कि पूछा जाएगा। हेमोरेजिक फीवर जो है वो क्या होता है, वहाँ पे नसों का, जैसे कि खून तो धमनी सिरा लेकर के जाता है, तो वो क्या होता है, नस में ही जो खून है वही फट जाता है। सोचिए, नसों का खून में फटना जो है हेमोरेजिक फीवर, इतना खतरनाक फीवर होता है वो बुखार जो होता है कि नस का जो खून होता है वही फट जाता है। तो वो, और ये जो होता है हेमोरेजिक फीवर कैसे होता होगा, आप जरूर सोच रहे होंगे कि हेमोरेजिक फीवर के बारे में तो बता रहे हैं, अब ये भी तो बता दीजिए कि हेमोरेजिक फीवर से खून फट जाता है अगर बुखार हो जाएगा तो नसों का, लेकिन होता कैसे है। तो देखिए, हेमोरेजिक फीवर जो होता है वो बेसिकली होता है जानवरों से, जैसे हम गादर, ये सबसे होता है। और एक चीज़ आप लोग और लिख लीजिएगा, मैं तो बोलूँगा कि अभी ही नोट डाउन कर लीजिएगा। एक चीज़ होता है, एक वर्ड होता है जूनोटिक। जूनोटिक क्या होता है कि कोई भी बीमारी अगर जानवरों से होगा ना तो उसको बोलते हैं जूनोटिक बीमारी बोलते हैं, डाइजेज बोलते हैं। जैसे कि कोरोना है, कोरोना क्या है, कोरोना एक जूनोटिक है, जूनोटिक बीमारी है। मनुष्य से मनुष्य में नहीं हुआ है, मनुष्य को हो तो रहा है, मनुष्य से फैल तो रहा है, लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग थी वो किससे थी, चमगादड़ों से थी। तो ये बीमारी जो है वो जूनोटिक बीमारी थी। जानवरों से जब कोई भी बीमारी जानवर से व्यक्ति में, इंसान में आता है तो उसे बोलते हैं जूनोटिक बीमारी। तो बस यही कुछ बातें थी। मैं भी मतलब पढ़ा रहा था आप लोगों को मैप, और थोड़ा सा करंट इशू जोड़ना ज़रूरी था। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मतलब लोगों को बता दीजिए कि हाँ, मैप की क्लास जो है वो एग्ज़ाम योद्धा पे स्टार्ट हो गई है। और एकदम बेसिक लेवल से यार, एकदम मतलब फंडा जो है वो एकदम क्लियर फंडा होगा, कोई ताम झाम नहीं, एकदम बेसिक से लेकर के अंत तक, जीरो टू हीरो जो बोलते हैं ना, वो हो जाएगा लास्ट तक। बस बने रहिए आप एग्जाम योद्धा के साथ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को मैं जो है वो पढ़ाऊँगा। एक कंट्री होती है जिसका नाम बोलते हैं सार्क। देखिए, आपको मैं दिखाने के लिए लेकर भी आया था। देखिए, सार्क जो है, आप लोग को क्या लगता है कि सार्क कंट्री को याद करने के लिए क्या होता है, 8 कंट्री को आप ऐसे याद करोगे क्या, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। अरे ऐसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैप आप ऐसे पढ़े ना, अगर मैं मैप आपको पढ़ा दूंगा ना तो आप इस तरह से याद करेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 कंट्री एकदम मुँह मुँह के साथ जो है, एकदम आप इतना स्पीडली बोलेंगे कि हाँ, पता चल जाएगा कि आप एग्जाम योद्धा के स्टूडेंट हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सार्क कंट्री के बारे में होगी। थोड़ा सा अगर आप बेसिक नॉलेज लेना चाहेंगे उसके बारे में ले लीजिएगा, नहीं तो कोई क्लास, मैं तो बोलूँगा कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है, सार्क की मैं बता दूंगा। उसके बाद देखिए कि किस तरह से एशिया मैप को ख़त्म करूँगा, और टेस्ट सीरीज भी लूँगा एकदम बेसिक से हीरो तक। तो उम्मीद है आपको वीडियो ये वाला क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो धन्यवाद, शेयर कर देना यार दोस्तों को। मतलब सब्सक्राइब नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा स्टूडेंट जो नॉलेज है वो थोड़ा सा मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एशिया के साथ। तो धन्यवाद, तब तक।